यौगिकों का ऊष्मीय अपघटन। जैसे ऊष्मीय स्थायित्व अपन ने देखा था, अब ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन से मतलब है कि उसे गर्म करेंगे किसी कंपाउंड को तो वो टूट करके कौन कौन से उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। यौगिकों का ऊष्मीय अपघटन। तो पहले कार्बोनेट का देखें अगर अपन, तो किसी कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो ये धातु के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे हैं जो ज़्यादा गर्म करने पर धातु में और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। कौन सी धातुओं के ऑक्साइड हैं जो गर्म करने पर धातु और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं? जो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से नीचे आते हैं। तो पहले तो अपन कार्बोनेट का ही अपघटन देखें। तो किसी कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो ये किस में टूटेगा? धातु ऑक्साइड में और प्लस CO2 में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो गर्म करने पर किस में टूटेगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये तो है क्षारीय और ये अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह से ये अपघटित हो जाता है। लिथियम ऑक्साइड को कार्बोनेट को गर्म करेंगे, ये भी टूट जाएगा लिथियम ऑक्साइड में और CO2 मिलेगा। जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे, इसको कैलामाइन कहते हैं, कैलामाइन या कैलेमाइन। जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर CO2 मिलेगा। CaCO3.MgCO3, इसको डोलोमाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैलामाइन, कैलामाइन या कैलेमाइन कह देते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है? डोलोमाइट। इसको गर्म करेंगे तो ये किस किस में टूटेगा? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और दोनों से ही CO2 निकल जाएगी। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट ऊष्मीय रूप से बहुत स्थायी होते हैं क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में इतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर नहीं है उनके अंदर, ध्रुवण क्षमता, कि वो ऑक्सीजन को खींच के और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ पाएँ। तो इन चार के कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते। यानी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट
रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट गरम करने पर अपघटित नहीं होते हैं। कितना ही गर्म करो टूटेंगे नहीं, पिघल जाएंगे, गल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। क्यों? इनके धनायन बड़े आकार के हैं, इनकी ध्रुवण क्षमता कम है, इनमें इतनी ताकत नहीं है ऑक्सीजन को खींचने की कि ऑक्सीजन कार्बन के बंध को ये तोड़ पाए। और जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में कॉपर से नीचे आती हैं, कौन सी आती है मैं बता देता हूं आपको। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये धातुएं नीचे आती हैं कॉपर से। इनके ऑक्साइड कम स्थायी होते हैं और गर्म करने पर धातु और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। इनके ऑक्साइड कम स्थायी होते हैं और गर्म करने पर धातु तथा ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है ना, वो 300 डिग्री पर गर्म कर दो टूट जाएगा, सिल्वर में और ऑक्सीजन में। जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है, इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो तो ये टूट जाएगा सिल्वर में और ऑक्सीजन में। ऐसे ही मरकरी का ऑक्साइड टूट जाएगा गर्म करने पर। मरकरी ऑक्साइड को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो ये भी टूट जाएगा मरकरी में और ऑक्सीजन में। बैलेंस तो कर लेना। तो अगर मैंने सिल्वर का कार्बोनेट लिया और इसको गर्म कर दिया 300 डिग्री पर, ये ताप लिख के दे जरूरी नहीं है, गर्म करने का मतलब ये है कि 300 पर कर ही रहे हैं। तो अपन इससे ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। ये किस में टूट जाएगा? सिल्वर में, CO2 में और O2 में। ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी यहाँ, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका कारण है कि ये जो धातुएं हैं ना, ये जो कॉपर से नीचे है, ये अच्छे ऑक्सीकारक है। इनमें इतनी क्षमता है कि ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो यहाँ सिल्वर ने क्या किया? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर दिया, खुद अपचयित हो गया सिल्वर में। तो इसलिए ये धातुएं या इनके ऑक्साइड जो हैं वो कम स्थायी हैं और गर्म करने पर टूट जाते हैं। यहाँ भी यही, मरकरी ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर दिया O2 में। ऐसे ही मर्क्यूरी कार्बोनेट को गर्म करोगे तब भी इसी तरह से होगा। केवल गर्म करने का निशान लगा दे, उसका मतलब यही है अपन मरकरी में ही तोड़ देंगे इसको, CO2 और O2। कार्बोनेट का अपघटन से ऑक्साइड मिलेगा और CO2। ये ध्यान रखना है, ये 4 कार्बोनेट कभी CO2 नहीं देंगे। और ये भी ध्यान रखना है
कि ये जो धातुएं हैं जो कॉपर से नीचे आती हैं, इनके ऑक्साइड आगे धातु में और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। दूसरे कंपाउंड जिनका ऊष्मीय अपघटन अपन पढ़ेंगे वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो पहले कार्बोनेट में, CO2 में और H2O में टूटते हैं। बाइकार्बोनेट पहले कार्बोनेट में, CO2 में और H2O में टूटते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, केवल अमोनियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम सीजियम के बाइकार्बोनेट, ये 5 बाइकार्बोनेट हैं जो ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। बाकी सभी बाइकार्बोनेट विलयन में ही मिलते हैं। लिथियम का बाइकार्बोनेट आपको विलयन में ही मिलेगा और क्षारीय मृदा धातुओं के बाइकार्बोनेट विलयन में ही मिलेंगे, आपको ठोस के रूप में नहीं मिलते। बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो पहले किस में टूटते हैं? ये कार्बोनेट में और CO2 में और H2O में। अगर कार्बोनेट आगे अपघटित होता है या हो सकता है तो आगे अपघटित हो जाएगा। ये गर्म करने पर किस में टूट जाएगा? ऑक्साइड में और CO2 में। जैसे मैंने इसका उदाहरण ले लिया, एक सोडियम का बाइकार्बोनेट, इसको मैंने गर्म किया तो किस में अपघटित होगा? ये Na2CO3 में, CO2 में और H2O में, इसमें अपघटित हो जाएगा। आगे गर्म करोगे और तो ये आगे अपघटित नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट फिर आगे और सोडियम ऑक्साइड और O2 में नहीं टूटेगा। सोडियम ऑक्साइड में और O2 में ये अपघटित आगे नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर लिथियम का बाइकार्बोनेट लिया, अच्छा ये आप कुछ गुण अलग देख रहे हो ना लिथियम के, जैसे लिथियम का कार्बोनेट टूट गया, लिथियम का बाइकार्बोनेट विलयन में मिलता है, तो ये लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, अन्य क्षार धातु नहीं बनाते। लिथियम ऑक्साइड बनाता है जबकि अन्य क्षार धातुएं परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये लिथियम का असामान्य व्यवहार है। तो अपन एक साथ ना पढ़ के ये धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो उससे अपन समझ जाएंगे। इसको गर्म करेंगे तो पहले तो ये कार्बोनेट में टूटेगा और CO2 और H2O निकलेगी और ये आगे फिर टूट जाएगा। किसमें? ऑक्साइड में और CO2 में। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट लिया, गरम करने पर टूट जाएगा। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, CO2 और H2O में। आगे इसे गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। CO को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, अंग्रेजी में स्लैग्ड, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, है ना? हाँ, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम, क्विक लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम नहीं कहते, बिना भिजा हुआ चूना कहलाता है। तो ये बाइकार्बोनेट का अपघटन इस तरह से होगा, पहले कार्बोनेट में फिर CO2 में। पर ये वाले सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट आगे अपघटित नहीं होंगे।
तीसरे कंपाउंड जिनका अपन ऊष्मीय अपघटन पढ़ेंगे वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो सामान्यतः रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो जैसे आपने कोई भी नाइट्रेट लिया और इसको गर्म किया तो गर्म करने पर ये टूट के क्या देते हैं, एक तो ऑक्साइड और भूरे रंग की गैस, ब्राउन कलर की गैस देते हैं NO2 और O2। ये गैस का रंग कैसा है, भूरा रंग, ब्राउन कलर की गैस होती है NO2। पर सभी नाइट्रेट का अपघटन ऐसे नहीं होता। जो चार क्षार धातु हैं इनका व्यवहार तो बिल्कुल अलग है, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम। कारण क्या है इनके व्यवहार अलग होने का, इनका आकार बड़ा है, इनकी ध्रुवण क्षमता कम है, इसलिए इनका व्यवहार थोड़ा अलग दिख रहा है अपने को, इनका व्यवहार थोड़ा अलग दिख रहा है। तो सारे नाइट्रेट ऐसे नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर चलो पहले उदाहरण ले लेते हैं। लिथियम का नाइट्रेट ले लिया मैंने। लिथियम का व्यवहार अन्य क्षार धातुओं से अलग रहता है, बिल्कुल असामान्य व्यवहार है इसका। ये क्या देगा टूट के, लिथियम का ऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस NO2 और साथ में O2। ये रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गई, नाइट्रोजन +5 से और +4 में आ गया, ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर दिया, तभी तो O2 निकल रही है। लेड नाइट्रेट, इसको गर्म करेंगे तो इससे PbO बनेगा। अच्छा, इसके दो अपर रूप देखने को मिलते हैं। एक तो ये पीले रंग का होता है, उसे तो मैसिकाट कहते हैं, और गर्म करने पर जब ये लाल रंग का होता है तो इसे लिथार्ज कहते हैं। लिथार्ज कहलाता है, इसका लाल रंग होता है। और प्लस ब्राउन कलर की गैस NO2 और क्या मिलेगा, O2। AgNO3 को गर्म करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को गर्म किया, ये किस में टूटेगा, सिल्वर ऑक्साइड में। फिर सिल्वर ऑक्साइड आगे किस में टूट जाएगा, सिल्वर में और ऑक्सीजन में। और ये चार नाइट्रेट जो हैं, जैसे मैंने ले लिया MnO3, M यहाँ पर कौन कौन सी मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है, सीजियम है। इनको गर्म करते हैं तो NO2 नहीं मिलती। ये पहले टूटते हैं किसमें, मेटल नाइट्राइट में, नाइट्रेट नाइट्राइट में टूट गए और यहाँ पर O2 निकलती है। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसे और आगे गर्म कर दोगे उच्च ताप पर तो ये ऑक्साइड में टूटेंगे, फिर भी NO2 नहीं देंगे। NO2 ये कभी नहीं देते। इसको और आगे गर्म कर दोगे तो ये धातु ऑक्साइड और N2O2 में टूटेंगे, तो कभी भी भूरे रंग की गैस नहीं देंगे। जैसे टेम्परेचर भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे मैंने सोडियम का नाइट्रेट ले लिया NaNO3, इसको चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्ट पीटर। ये तो रटने वाले हैं नाम,
500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले गर्म किया तो उसी तरह टूटेगा जैसे मैंने बताया। अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप इसको केवल NO2 में और O2 में ही तोड़ोगे, यहाँ आगे तक नहीं तोड़ोगे, है ना। क्या बनेगा? सोडियम का नाइट्राइट बनेगा प्लस O2 निकलेगी। और अगर इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया है तो सोडियम का ऑक्साइड N2 और O2 बनेगी। तो ये नाइट्रेटों का ऊष्मीय अपघटन ऐसे होगा। ये 4 नाइट्रेट का थोड़ा अलग तरीके से होगा, बाकी सबका इसी तरीके से होगा। इसके बाद है चौथा ऊष्मीय अपघटन, अपन पढ़ेंगे सल्फेटों का। SO4 डाई नेगेटिव जिनमें होगा उनका। सल्फेटों का जल अपघटन सॉरी ऊष्मीय अपघटन पर क्या मिलेगा? SO2 मिलेगा या SO3 मिलेगा? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो किसी सल्फेट को अगर गर्म करते हैं और टेम्परेचर जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं तो ये सल्फेट पहले ऑक्साइड में और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा रखा है तो SO3 का आगे फिर अपघटन हो जाता है। टेम्परेचर अगर आपने 800 से ज़्यादा रखा है तो इसका फिर आगे अपघटन होता है SO2 में और O2 में। तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगा कि आपको SO3 मिलेगा या फिर SO2 मिलेगा। चलो इसके उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट, 2 जल के अणु हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं इसको। इस यौगिक का क्या नाम है? इसको जिप्सम कहते हैं। ये जिप्सम कहलाता है। और इसको अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसका पूर्ण निर्जलीकरण नहीं होता। पहले हमेशा जिस कंपाउंड में जल होगा गर्म करने पर पहले जल निकलेगा, निर्जलीकरण होगा, निर्जल लवण बनेगा पहले, फिर गर्म करने पर उसका अपघटन होगा आगे। तो पहले यहाँ जल निकलेगा ये, और पूरा जल नहीं निकलता, आंशिक निर्जलीकरण ही होता है। और क्या बनता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, 2CaSO4 डॉट H2O। मैंने 2 का गुणा कर दिया तो ये 2 अणु हो गए, ये 1 हो गया आधे से। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और काफ़ी उपयोगी पदार्थ है। इसका पेस्ट बना के और इससे मूर्ति, खिलौने, छतों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस करने में, हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। क्यों? इसको जब इसका पेस्ट बना करके रख देते हैं तो ये कठोर पदार्थ में बदल जाता है। सूखने पर ये कठोर पदार्थ में बदल जाता है। उस कठोर पदार्थ का फॉर्मूला यही होता है CaSO4.2H2O। और इसे और आगे गर्म कर दें अगर आप 200 डिग्री पर, तो ये जो जल बचा हुआ है ये भी निकल जाता है और निर्जल कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब ये किसी काम का नहीं है, इसका पेस्ट बना के रखने पर यह कठोर पदार्थ में नहीं बदलता। ये डेड प्लास्टर है, इसको मृत प्लास्टर कहते हैं। ये काम का नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत काम का है। आगे गर्म करेंगे, टेम्परेचर 800 से कम रखेंगे तो ऑक्साइड में और SO3 में टूट जाएगा। और टेम्परेचर अगर 800 से ज़्यादा रखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, SO2 और O2 में टूट जाएगा।
दूसरा उदाहरण इसका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट नीले रंग का पदार्थ है। इसको क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। हिंदी में कहते हैं नीला थोथा कह दो या कशीस कह दो, एक ही बात है। नीला थोथा या नीला कशीस, अंग्रेजी में विट्रियोल। इसको जब पहले 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो 4 अणु जल के निकल जाते हैं। कौन से? जो कॉपर के साथ उपसहसंयोजी बंध बना के 4 अणु ही रहते हैं ना, संरचना देखने पर पता चलेगा। और पहले क्या बनता है? CuSO4.5H2O की जगह H2O केवल। 4 जल के अणु निकल गए। चाहो तो यहाँ जल के अणुओं को माइनस करके निकाल दो। और आगे गर्म करते हैं 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कुछ बुकों में 250 भी लिखा है। एक और जल का अणु निकल जाता है और निर्जल कॉपर सल्फेट बन जाता है। निर्जल लवण हमेशा सफ़ेद रंग के होंगे, जैसे ये सफ़ेद रंग का होगा निर्जल कॉपर सल्फेट। अब इसे अगर आप 750 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म करते हो तो कॉपर ऑक्साइड और SO3 मिलेगा। और टेम्परेचर अगर 750 से ज़्यादा है तो कॉपर ऑक्साइड और SO2 मिलेगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण यहाँ बता रहे हैं स्टार लगा के, FeSO4 और .7H2 हरे रंग का पदार्थ है। इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं या हरा कशीस। इसको गर्म करते हैं, पहले टेम्परेचर 300 से कम रखेंगे तो पहले तो निर्जल लवण में बदल जाएगा। और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दोगे या थोड़ा ज़्यादा भी कर दोगे तो ये बड़ा चमत्कार होगा। यहाँ क्या चमत्कार होगा? मिलना तो क्या चाहिए 300 पर SO3, क्योंकि 800 से कम है, लेकिन दोनों मिलेंगे। बड़ा चमत्कार हो गया। और आयरन +2 से +3 में चला जाएगा, Fe2O3 मिलेगा, FeO मिलना चाहिए। और SO3 भी मिलेगी और SO2 भी मिलेगा। तो ये 300 डिग्री पर दोनों देता है, SO2 और SO3। ये चमत्कार कैसे हुआ इसको समझते हैं। चमत्कार देखो कैसे होगा। मैंने सपोज करो इसके 2 अणु ले लिए फेरस सल्फेट के, गरम किया। पहले क्या मिलेंगे मुझे? 2 अणु FeO के और 2 अणु SO3 के, है ना। मोल में कहो इसके 2 मोल ले लिए तो 2-2 मोल मिल जाएंगे, है ना। अणु कहो तो 2 अणु ले लिए तो 2-2 अणु मिल जाएंगे। अब देखो FeO आगे रिएक्शन करेगा, ये +2 ऑक्सीडेशन में है और सल्फर यहाँ +6 में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये अच्छा ऑक्सीकारक, ये अच्छा अपचायक। इसके तो दोनों अणु यहाँ काम में आ जाएंगे और ये +2 से +3 में चला जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन देके, और इसको +6 से कहाँ ले आएगा? +4 में। तो इसका एक ही अणु यहाँ काम में आएगा, क्योंकि इसका एक अणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 अणु 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और इसका एक अणु 2 इलेक्ट्रॉन लेके +4 में आ जाएगा। तो ये तो +3 में चला जाएगा तो क्या बनेगा? Fe2O3, और ये +4 में आ जाएगा तो SO2। अब मैंने देखो यहाँ पर 2 अणु लिए तो SO3 के 2 अणु बनाए। उपयोग में कितना आया? अपचयित कितना हुआ? 1 ही अणु हुआ, तो 1 बच जाएगा। और ये देखो Fe+2 से +3 में चला गया, ये जो है एक अणु +6 से +4 में आ गया, यानी SO2 बन गई और 1 बच जाएगा। तो ये चमत्कार ऐसे होगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी FeO में और SO3 में, इसलिए Fe2O3
और SO2 बन जाएगी और SO3 भी बनेगी, बच जाएगी वो। तो ये ऊष्मीय अपघटन हो गया सभी प्रकार के कंपाउंडों का। अब अपन इसमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं, उनके बनाने की विधि पढ़ेंगे और जो उनकी प्रॉपर्टी हैं वो एक साथ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। इसको एक नाम और देते हैं, इसको धावन सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। कपड़े धोने के काम आता है ये वॉशिंग सोडा। और इसी के साथ अपन पढ़ लेंगे और सोडियम बाई कह दो या हाइड्रोजन कह दो, एक ही बात है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र NaHCO3 और इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो धावन सोडा और बेकिंग सोडा अपन दोनों एक ही विधि से बनाएंगे, क्योंकि पहले ये बनेगा, इसको गर्म करके ये बना लेंगे। तो जो बनाने की विधि है उसका नाम देखो क्या है और बनाते कैसे हैं। तो इन दोनों को बनाने की विधि इसका नाम है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। खाली सॉल्वे प्रोसेस भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं, सॉल्वे अमोनिया। अमोनिया का यूज करते हैं इसलिए। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इस विधि में क्या करते हैं, अमोनिया का सांद्र विलयन लेते हैं। अमोनिया को मैंने क्या किया, वाटर में घोल लिया, ये अमोनिया का विलयन बन गया। और इस विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। ये क्या बन गया, NH4 हुआ, क्षार बन गया। और ये CO2 प्रवाहित किया, क्या बन गया, H2CO3, अम्ल बन गया। ये दोनों अम्ल क्षार क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, अमोनियम बाई कार्बोनेट बना लेंगे। तो अमोनिया के सांद्र विलयन में यानी क्षारीय विलयन में CO2 यानी अम्ल मिलाओगे तो अम्ल क्षार क्रिया होगी, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। फिर क्या करते हैं इस विलयन में, अमोनियम बाई कार्बोनेट के विलयन में, ये विलयन में है, घुलनशील है। सभी बाई कार्बोनेट घुलनशील होते हैं जल में, सोडियम बाई कार्बोनेट को छोड़कर। यानी बाई कार्बोनेट की विलेयता देखें तो सोडियम का बाई कार्बोनेट जो है ये जल में आंशिक विलेय है, आंशिक विलेय। ये सबसे कम घुलता है हाइड्रोजन बंधों के कारण। कार्बोनेट आयनों में हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, उन्हें सोडियम आयन तोड़ नहीं पाता, क्योंकि जो खाली जगह बनती है उसमें सोडियम आयन का आकार उस खाली जगह के बराबर है, तो बिल्कुल फिट हो जाता है। उसके बाद विलेयता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ता है विलेयता बढ़ती जाती है।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर बाकी सभी का बाइकार्बोनेट जल में विलय होते हैं, ये सब विलय हैं। ये हाइड्रोजन बंध के कारण विलय नहीं है, हाइड्रोजन बंध के कारण बाइकार्बोनेट बहुलक के रूप में रहते हैं और जालक ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें मैंने क्या किया, NaCl का जलीय विलयन मिला दिया। NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं, ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन मिला दिया यानी ब्राइन मिला दिया। द्विअपघटन की अभिक्रिया हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उत्पाद में से एक उत्पाद ऐसा बन रहा है जो अघुलनशील है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, द्विअपघटन। सोडियम का बाइकार्बोनेट बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसका क्या मिलेगा अपने को, ये अघुलनशील है, ये आंशिक घुलनशील है। अवक्षेप मिलेगा इसका, छान लेंगे अपन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। इस अभिक्रिया द्वारा अपन ये नहीं बना सकते कोई भी, कारण ये सारे के सारे बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील है। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप KCl डालोगे, यहाँ पहली रिएक्शन ये करा लोगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लोगे, फिर KCl डालोगे तो यहाँ KHCO3 नहीं मिलेगा, क्योंकि द्विअपघटन नहीं होगा अगर उत्पाद में से कोई भी अघुलनशील नहीं है। तो अगर दोनों उत्पाद घुलनशील हैं तो फिर द्विअपघटन नहीं होता। तो यहाँ पर आपको पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बना पाओगे इस विधि द्वारा। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया ही नहीं होगी, ये वाली। ये तभी होगी जब उत्पाद में से कोई एक अघुलनशील हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करके आप सोडियम कार्बोनेट बनाना चाहो तो बना सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, छान लिया आपने, छनित में तो NH4Cl चला गया। इसको गर्म कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और H2O निकल जाएगी। अच्छा, इस विधि में जो ये CO2 है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, और अमोनिया को कैसे अपन रिकवर करते हैं इससे, ये जो बना है ना, इससे अमोनिया को दोबारा से रिकवर कर लेते हैं। तो रिकवरी ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया की पुनः प्राप्ति, अमोनिया की पुनः प्राप्ति। एक तो देखो CO2 कैसे बनाई जाती है, CaCO3, चूने का पत्थर लिया मैंने, इसको लाइमस्टोन कहते हैं, इसको लाइमस्टोन। इसको गर्म करेंगे, CaO प्लस CO2 मिलेगी। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम हिंदी में। इसको चूने का पत्थर, इसको बिना बुझा चूना, और इसको पानी में डाल दो तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम, दोनों नाम है। इसका रंगहीन जलीय विलयन तो लाइम वाटर कहलाता है, निर्जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो ये लाइम वाटर भी यही है और स्लैग्ड लाइम भी यही है। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। स्लैग्ड लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना, और लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी।
तो CO2 तो यहाँ से मिलेगी और आपको ये CaOH का ऑल ट्वाइस मिल जाएगा। अब जो अमोनियम का क्लोराइड बनाया था अपन ने, वहाँ बना ना ये अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, इससे ही अमोनिया प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो अपन ने यहाँ बनाया है, ये क्षार है, ये अम्ल है, इससे प्रोटॉन निकाल लेगा, ये H+। प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है तो क्या करेगा, ये इससे H+ निकाल लेगा। तो ये तो पानी बना लेगा और कैल्शियम आयन को क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। तो कैल्शियम तो क्या करेगा, क्लोराइड आयन मिल जाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, अमोनिया मुक्त हो जाएगी और जल के अणु बन जाएंगे। तो ये अमोनिया की पुनः प्राप्ति, और ये अपने को साइड प्रोडक्ट यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CaCl2। तो ये पूरी विधि है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, जिससे अपन दोनों बना लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इससे पोटेशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पोटेशियम का जो बाइकार्बोनेट है वो घुलनशील है, ये सेकंड नंबर वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब ये दोनों ही, सोडियम का कार्बोनेट या सोडियम का बाइकार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ये सब क्षार हैं, क्षारी हैं। तो अपन इनके जो गुण हैं वो एक साथ ही पढ़ लेंगे सभी क्षारों के। दूसरा जो कंपाउंड यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला इसका NaOH रहता है, जलग्राही पदार्थ है, हवा में खुला छोड़ दोगे पानी या नमी को सोख लेगा। और इसका एक नाम और है, कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, बनाने की विधि, बनाने की विधि जो है इसकी, इसको NaCl, जलीय NaCl के विद्युत अपघटन से बनाते हैं। और इस विधि का नाम है, यानी इसमें जो सेल अपन काम में लाते हैं उसको कास्टनर केलनर सेल कहते हैं। तो कास्टनर केलनर विधि कह सकते हो, या कास्टनर केलनर सेल भी कह देते हैं। कास्टनर केलनर वैज्ञानिकों के नाम हो सकते हैं। कास्टनर केलनर सेल में बनाते हैं, तो सेल कह दो या विधि कह दो। किससे बनाते हैं, इस विधि में जलीय NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं। और किसका कैथोड लेते हैं, मरकरी का। मरकरी का यहाँ पर कैथोड लेंगे, और एनोड ग्रेफाइट का लेते हैं। और जो सेल बनाते हैं वो आयरन का पात्र होता है, आयरन या स्टील का कंटेनर। क्या होगा विद्युत अपघटन पर, पहले तो NaCl टूट जाएगा आयनिक यौगिक है, जैसे ही पानी में डालोगे सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। फिर कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर अपचयन होता है, तो सोडियम आयन जाएंगे कैथोड पर, उनका अपचयन होगा और सोडियम मिलेगा। और सोडियम क्या करेगा, मरकरी का कैथोड लिया है ना, तो इस कैथोड के साथ एक मिश्र धातु बना लेगा, एलॉय, सोडियम अमलगम बन जाएगा ये NaHg। क्या नाम है, सोडियम अमलगम। मरकरी जब किसी के साथ मिश्र धातु बनाती है तो उसको अमलगम कहते हैं।
आयरन और प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते। मरकरी आयरन और प्लेटिनम के साथ नहीं बनाती मिश्र धातु, अमलगम नहीं बनाती, बाकी सब धातुओं के साथ बना लेती। तो सोडियम का अमलगम बन जाएगा। सोडियम का अमलगम बना है, इसलिए सोडियम का अपचयन हुआ है कैथोड पर। अगर आप यहाँ कैथोड बदल दोगे, मरकरी की जगह किसी और धातु का लगा दोगे या ग्रेफाइट का लगा दोगे, तो फिर यहाँ सोडियम का अपचयन नहीं होगा, फिर जल का अपचयन होगा और हाइड्रोजन मिलेगी। ये मरकरी कैथोड लेने पर ये चमत्कार हुआ है, यहाँ सोडियम जाके अपचयित हुआ है। और एनोड पर तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण किसका होगा? क्लोराइड आयन का। और आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगी। तो आपको क्लोरीन भी मिल रही है इस विधि में, तो ये क्लोरीन के बनाने की विधि भी है। लेकिन आप कहोगे NaOH तो बना ही नहीं, NaOH अपन बनाएंगे। अब ये जो सोडियम का अमलगम बन गया है, इसकी जल से क्रिया करा के NaOH बनाएंगे अपन। तो ये सोडियम अमलगम है, इसकी जल के साथ क्रिया कराएंगे। ये तो जल से क्रिया करेगी नहीं, मरकरी है, यानी डी खंड की धातुएं हैं तो जल से सामान्यतः क्रिया नहीं करती। आयरन जरूर कर लेता है भाप से क्रिया, क्योंकि बहुत कम क्रियाशील है। सोडियम कर लेगा जल से क्रिया, जल को अपचयित कर देगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। क्या बना लेगा? सोडियम का तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगी और मरकरी अलग हो जाएगा। तो इस विधि से देखो क्लोरीन भी मिली, हाइड्रोजन भी मिली, NaOH भी मिला, तीन चीज़ें मिली हैं। तीनों के बनाने की विधि है, एक कॉमन ही विधि है। NaCl के जलीय विलयन का अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन, तो तीन चीज़ें मिल रही हैं। क्लोरीन बनाने की विधि भी है, NaOH की भी है और हाइड्रोजन भी है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन NaOH की। क्षारों के गुण पढ़ेंगे अपन। ये NaOH भी क्षार है। क्षार यहाँ NaOH, KOH, Na2CO3 सबके गुण अपन एक साथ पढ़ रहे हैं। NaOH, KOH, CaOH का ऑल ट्वाइस, Na2CO3, NaHCO3, ये सभी क्षारों के गुण पढ़ रहे हैं अपन एक साथ। ठीक है, तो अम्लों से क्रिया तो कर ही लेंगे। ये पहला गुण क्षारीय गुण। क्षारीय गुण कह लो या अम्लों से क्रिया कह लो, एक ही बात है। क्षारीय गुण का ऑर्डर तो जानते हो, आवर्त में क्षारीय गुण घटता है, वर्ग में बढ़ता है। आवर्त में जाने पर क्षारीय गुण क्या होता है? घटता है। Na2O घट रहा है तो घटने का निशान लगाओ। MgO, Al2O3, SiO2, ये घट गया क्षारीय गुण। अम्लीय गुण बढ़ता है आवर्त में, और वर्ग में क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। K2O, Rb2O बढ़ जाएगा वर्ग में। अम्लों से क्रिया कराना चाहो तो करा दो। NaOH की क्रिया कराओगे H2SO4 के साथ, क्या बन जाएगा? Na2SO4, लवण और पानी बना लेंगे सभी। एक रिएक्शन और बताते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसमें CO2 गैस पास करते हैं, तो क्या बनता है? पहले तो CaCO3, इसका दूध जैसा सफेद रंग आता है, दूधिया रंग आता है, मिल्की कलर आता है। इसको दूधिया परीक्षण या लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। तो इसका क्या बनता है? कोलाइड बनता है। ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं है, पूरी तरह से अघुलनशील नहीं, कोलाइड विलयन बनता है। तो कैसे रंग का होता है? ये मिल्की कलर का, दूधिया रंग का, सफेद रंग कह दो।
CO2 अधिकता में डाल दोगे तो ये बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, और बाइकार्बोनेट तो घुलनशील है, ये आंशिक घुलनशील है, ये कोलाइड बना रहा है इसलिए इसका मिल्की कलर आ रहा है, ये घुलनशील है। तो जैसे ही घुलनशील यौगिक बनेगा रंगहीन हो जाएगा। इसे गर्म कर दोगे तो गर्म करने पर फिर आ जाएगा दूधिया रंग, क्योंकि ये फिर कार्बोनेट में टूट जाएगा बाइकार्बोनेट। तो ये परीक्षण अपन लगाते हैं। तो क्षारीय गुण तो बहुत सिंपल है, अम्लों से क्रिया करेंगे, ये क्षारीय प्रकृति के हैं और लवण बना लेंगे। अब धातु और अधातुओं के साथ इनकी क्रिया और देखते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे दूसरा गुण इसमें, क्षारीय गुण के बाद अधातुओं के साथ क्रिया। अधातु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों हैलोजन अधातु हैं। अक्रिय गैस भी अधातु है, लेकिन अक्रिय गैस के साथ तो क्रिया होती नहीं है किसी की। और इसके अलावा सल्फर और फास्फोरस। तो इन अधातुओं के साथ अगर फ्लोरीन को छोड़ दें तो बाकी अधातुओं के साथ इनकी विषमानुपातन अभिक्रिया होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन। यानी उस अभिक्रिया में अधातु ही ऑक्सीकृत होती है और अधातु का ही अपचयन होता है। तो फ्लोरीन को छोड़कर रिएक्शन फ्लोरीन के साथ भी होती है इनकी, लेकिन कौन सी होती है? अंतराणुक रेडॉक्स रिएक्शन। फ्लोरीन तो क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर देता है, उसमें है इतनी ताकत। फ्लोरीन को छोड़कर अन्य अधातुओं के साथ अब अन्य धातुएं कौन कौन सी मैं बता देता हूं आपको। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस, ये 5 लेंगे अपन। विषमानुपातन अभिक्रिया होती है। विषमानुपातन होता है फ्लोरीन को छोड़कर बाकी अधातुओं के साथ। तो देखते हैं रिएक्शन। अच्छा, बनने वाला जो उत्पाद है ना, वो क्षार की सांद्रता पर और अभिक्रिया के ताप पर भी निर्भर करता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, बनने वाला उत्पाद क्षार की सांद्रता क्षार के कंसंट्रेशन और ताप पर निर्भर करता है। जैसे फ्लोरीन की रिएक्शन कराए अपन, पहला हेडिंग डालेंगे फ्लोरीन से अभिक्रिया। दो अलग अलग ताप पर, दो अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग उत्पाद मिलेंगे। फ्लोरीन ले लें और NaOH ले लें, और तनु एवं ठंडा लिया है मैंने ये। तो फ्लोरीन में इतनी ताकत है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत करा पाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। फ्लोरीन तो अपचयित हो जाएगा किस में? F- में, और Na+ मिल जाएंगे उसे, तो ये तो क्या बना लेगा? NaF। अच्छा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को -2 से और +2 तक ले जाता है, +2 तक ऑक्सीकृत करता है। तो एक उत्पाद यहाँ बनेगा OF2, और हाइड्रोजन तो पानी बना के निकल जाएंगे। ऑक्सीजन को +2 तक ऑक्सीकृत कर देगा ये। इसको अलग कलर से बता देते हैं।
और अगर आपने क्या लिया, सांद्र और गर्म ले लिया, बैलेंस तो कर लेना है ना, बैलेंस नहीं कर रहा मैं, रिएक्शन कोई भी मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा, ये तो आप कर लेना, मैं तो उत्पाद कौन से बनेंगे ये समझा रहा हूं। गर्म एवं सांद्र ले लिया, यहां पर भी फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर देगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन यहां ऑक्सीजन को O2 तक ही ऑक्सीकृत कर पाता है। कुछ बुकों में लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, थोड़ी मात्रा में ओजोन भी बनती है, कुछ बुकों में लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा। ये तो F- में कन्वर्ट होगा, सोडियम आयन मिल जाएंगे इसको तो NaF बनाने के लिए, और यहां पर क्या बनेगी, O2, ऊपर OF2 बना और नीचे O2, गर्म एवं सांद्र के साथ O2। इसका कोई रीजन नहीं दे सकते, कोई कारण नहीं दे सकते, याद ही करना पड़ेगा कि यहाँ ये बना, यहाँ ये बना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे F2 ही को बना, O2 ही को बना, बस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अन्य हैलोजन के साथ, अन्य हैलोजन में मैंने ले लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन होगी तो तीनों की एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो पहले अपन तनु एवं ठंडा क्षार लेंगे, क्षार यहाँ कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो, सबके साथ रिएक्शन सेम ही होनी है। तो तनु एवं ठंडे क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हैलाइड और हाइपोहैलाइट में विषमानुपातन होगा। जैसे मैंने ले लिया हैलोजन ले लिया X2, दो अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं, मैं दोनों को ऐसे लिख रहा हूं। एक तो मैंने क्या ले लिया, तनु एवं ठंडा क्षार, और एक ले लिया मैंने गर्म एवं सांद्र क्षार। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो तनु एवं ठंडे क्षार के साथ क्या होगा, विषमानुपातन होगा, और इसके साथ भी विषमानुपातन होगा। एक तो ये हैलोजन 0 में है तो एक तो लोअर ऑक्सीडेशन में जाएंगे, तो X माइनस, लोअर तो इनकी -1 ही होती है, -1 में चले जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, हैलाइड, और एक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जाएंगे, तो -1 में चले गए लोअर में तो, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में +1 में चले जाएंगे। +1 में कौन सा कंपाउंड बनाते हैं हैलोजन, हाइपोहैलाइट, XO-, इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन +1 है, इनको कहते हैं हाइपोहैलाइट। ये हाइपोहैलाइट बन जाएंगे। और गर्म एवं सांद्र के साथ एक तो लोअर में चले जाएंगे यानी हैलाइड बनेगा यहाँ भी, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये +5 तक ऑक्सीकृत होते हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा XO3-, इसमें +5 ऑक्सीडेशन रहेगी, हैलेट बनेगा। अब मैंने जैसे ही तो कॉमन रिएक्शन लिखी, मैं कुछ उदाहरण देके बता देता हूँ इस रिएक्शन के। जैसे मैंने हैलोजन क्या ले लिया यहाँ क्लोरीन, और क्षार ले लिया मैंने क्या,
NaOH, और कैसा ले लिया, तनु एवं ठंडा। तो एक तो ये Cl माइनस में चला जाएगा और इसको Na प्लस मिल जाएगा, क्या बनेगा, NaCl। और एक एक इसमें चला जाएगा +1 में, ClO माइनस बनाएगा, तो NaClO बन जाएगा। और हाइड्रोजन है तो पानी बना के निकल जाएंगे। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट। ऐसे ही मैंने ब्रोमीन ले लिया और क्षार ले लिया मैंने Na2CO3, और ये मैंने ले लिया गरम एवं सांद्र। तो ब्रोमीन एक तो -1 में चला जाएगा, NaBr बना लेगा, और एक ये +5 में चला जाएगा, NaBrO3 बना लेगा, और कार्बोनेट है तो यहाँ वाटर की जगह CO2 निकल जाएगी। बैलेंस करके लिखोगे तो यहाँ 3Br2, यहाँ 3Na2CO3 और यहाँ 5NaBr। ऐसे ही मैंने क्या किया, ये ले लिया आयोडीन और KOH ले लिया, और ये ले लिया मैंने गरम एवं सांद्र। एक तो क्या बनेगा, ये -1 में चला जाएगा Ki, और एक ये गरम एवं सांद्र के साथ +5 में चला जाएगा KiO3, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम ब्रोमेट, और यहाँ हाइड्रोक्साइड लिया है तो पानी निकल जाएगा, H2O, 3H2O, यहाँ CO2 भी 3 बनेंगे। तो इस तरह से ये डिस्प्रपोर्शनेट होंगे। तो ये तो हो गई फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ। और तीसरी रिएक्शन देखो सल्फर के साथ। सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH की तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, और क्या बनता है, Na2S 0 से अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा, तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था -2, और आगे एक और कंपाउंड बनेगा Na2H2O3, इसमें औसत ऑक्सीकरण अवस्था +2 आती है, सोडियम थायोसल्फेट। तो -2 +2 में डिस्प्रपोर्शनेट हो गया सल्फर। गर्म कर दोगे तो ये आगे फिर डिस्प्रपोर्शनेट होता है। और चौथी रिएक्शन फास्फोरस के साथ, और फास्फोरस भी कौन सा, सफ़ेद, वाइट। यहाँ लिखना जाए एसिड भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ फास्फोरस लिख दो या P4 लिख दो, एक ही बात है। वाइट फास्फोरस रहता वैसे P4 के रूप में ही है। कोई भी क्षार ले लो, मैंने NaOH ही ले लिया क्योंकि आपको ज़्यादातर रिएक्शन NaOH के साथ ही लिखी मिलेंगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक तो 0 से निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा pH3 में, यानी -3 में, और एक ये जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में +1 में चला जाएगा, और क्या बनाएगा, NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अच्छा, इसको आगे अगर गर्म कर दोगे NaH2PO2 को, तो इसका फिर विषमानुपातन हो जाएगा एक बार और। तो NaH2PO2 जो बना, अगर गर्म कर देते हैं तो फिर विषमानुपातन होता है गर्म करने पर। ये विषमानुपातन हुआ, देखो -3 और +1 में आ गया ये। यहाँ पर ये +1 में है, फिर विषमानुपातन होगा इसका pH3 में, यानी -3 में, और Na2HPO4 +5 में। तो 2 बार विषमानुपातन करा सकते हो आप गर्म करके, और गर्म नहीं करोगे, ठंडे में ही कराओगे तो एक ही बार होगा -3 +1 में। तो ये हो गई अधातुओं के साथ रिएक्शन, विषमानुपातन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन और देखें, तीसरी नंबर की, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी है।
धातुओं के साथ अभिक्रिया। और उभयधर्मी धातुएं कौन सी होती हैं? जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। ये सब उभयधर्मी हैं। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। तो उभयधर्मी धातुएं कौन सी होती हैं? जो तनु अम्लों से भी क्रिया कर लेती हैं और क्षारों से भी क्रिया कर लेती हैं। तनु अम्लों में भी घुल जाएंगी और क्षारों में भी घुल जाएंगी। क्षारों के साथ जब क्रिया कराते हैं तो पहले तो अवच्छेद बनता है सफ़ेद रंग का। किसका? हाइड्रोक्साइड का। और जो क्षार की अधिकता में क्या होता है, आगे एक संकुल यौगिक बना के, एक जटिल यौगिक बना के घुल जाता है। तो पहले क्या होता है, क्षारों के साथ जब ये क्रिया करती हैं तो पहले हाइड्रोक्साइड का सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। जो क्षार की अधिकता में क्या है, संकुल यौगिक बनने के कारण घुलनशील होता है। क्षार की अधिकता में घुलनशील है। क्योंकि एक संकुल यौगिक बन जाता है। तो वैसे तो ये दोनों से क्रिया करती हैं। जैसे जिंक मैंने लिया और तनु H2SO4 में डाल दिया। उभयधर्मी व्यवहार बता रहे हैं, इसलिए मैंने अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करा के बता रहा हूँ। तो तनु अम्लों से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो धातुएं कहाँ आती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, वो तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित या अपचयित कर देती हैं। तो यहाँ जिंक इसको हाइड्रोजन को अपचयित या विस्थापित कर देगा। खुद तो जिंक +2 आयन बनाएगा जो सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तनु H2SO4 के। कोई भी तनु अम्ल ले लो, ऐसी तरह रिएक्शन होगी। अब क्षार के साथ देखो रिएक्शन कराएं इसकी। NaOH ले लेते हैं क्षार। तो क्या ले लिया मैंने, यहाँ जिंक ले लिया और इसको NaOH में डाल दिया, NaOH के जली विलयन में डाल दिया। तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा जल को, और जल में से हाइड्रोजन को तो निकाल देगा H2 के रूप में, और इसको OH ऋणायन में बदल देगा। और OH ऋणायन जो बनेंगे वो जिंक 2 धनायन बनेगा यहाँ, उसके साथ क्या बना लेंगे, ZnOH का होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगी। इसका क्या बन जाएगा, अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बनेगा, है ना, सफेद रंग का। अब NaOH अगर आपने अधिकता में डाल दिया है, कम डाला है तो ये तो बस केवल अभिक्रिया के लिए माध्यम का, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और कोई रोल नहीं है इसका। लेकिन ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि OH ऋणायन तो इससे भी बन रहे हैं, वही काम आ रहे हैं यहाँ। लेकिन अपन ने ज़्यादा डाल दिया, ये NaOH अधिकता में डाल दिया, इसका आधिक्य लिया है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ, है ना। तो ये जो जिंक है ना, वो इसको OH- आयन अधिकता में मिल जाएंगे। तो
तो एक संकुल या जटिल आयन बना लेगा ZnOH का होल 4। इस पर -2 चार्ज आएगा तो बाहर 2 सोडियम आयन आ जाएंगे, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ये घुलनशील है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं बुकों में, इसमें से 2 जल के अणु निकाल दो बाहर, तो इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा, पर सही फॉर्मूला ऊपर वाला है, सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और ये कैसा है? घुलनशील। तो ये अवच्छेद जो बनेगा ये घुल जाएगा। और देते हैं 1-2 उदाहरण, है ना, एल्यूमिनियम का, बेरिलियम का, और लेते हैं। जिंक का ले लिया मैंने, 2-3 उदाहरण ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जैसे अम्ल से करा दें, तनु अम्ल ले लिया मैंने, ये डाइल्यूट एसिड ले लिया, इसके साथ लवण बनाएगा और हाइड्रोजन निकाल देगा। और एक उभयधर्मी गुण देखना है तो क्षार के साथ क्रिया कराएं। एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, माध्यम क्षारीय बनाने के लिए NaOH डाल दिया और जल है ही। एल्यूमिनियम क्या करेगा? जल में से हाइड्रोजन को अपचयित या विस्थापित कर देगा, Al+3 आयन बना लेगा और 3 OH ऋणायन बनेंगे, उनसे हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवच्छेद बना लेगा, AlOH का होल थ्राइस। इसका सफ़ेद अवच्छेद बन जाएगा, अंग्रेजी में लिखते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, PPT, और हाइड्रोजन निकल जाएगी। और आपने NaOH क्या कर दिया? यहाँ अधिकता में डाल दिया, तो ये OH ऋणायन जब अधिकता में मिल जाएंगे तो संकुल या जटिल आयन बना लेगा ये AlOH का होल 4। तो यहाँ बनेगा NaAlOH का होल 4। ये Na धनायन बाहर रहेगा, इस पर -1 चार्ज आ जाएगा AlOH का होल 4 माइनस पर। इसको भी ऐसे लिख देते हैं, जल के 2 अणु कम करके, NaAlO2, और इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा ये NaOH की अधिकता में, और ये घुलनशील होगा। एक बेरिलियम का उदाहरण और दे देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सभी क्षारों की है, केवल NaOH की नहीं है। मैं NaOH के साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। Na2CO3 भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, CaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हो, सबके साथ यही रिएक्शन होगी, यही प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा, बेरिलियम के साथ, बेरिलियम की रिएक्शन करा दो। पहले अम्ल के साथ करा देते हैं, चलो। बेरिलियम ले लिया मैंने, अम्ल ले लेते हैं HCl, चलो। तनु अम्ल ले लिया, क्या बनेगा? बेरिलियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन निकाल देगा ये। और अगर क्षार के साथ कराओगे, जैसे NaOH ले लिया, ये तो क्षारीय माध्यम उपलब्ध कराएगा, जल रहेगा ही। बेरिलियम पहले जल को इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देगा और खुद क्या बना लेगा? बेरिलियम नहीं, हाइड्रोजन को अपचयित करेगा, सॉरी, ऑक्सीकृत नहीं, हाइड्रोजन निकाल देगा, अपचयित कर देगा, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का वही सफ़ेद अवच्छेद बन जाएगा। और ये किसमें घुलनशील होगा? क्षार यानी NaOH की अधिकता में। OH- आयन मिल जाएंगे तो ये संकुल या जटिल आयन बना लेगा होल 4। अब आप कह रहे होगे सर ये आप 4-4 ही क्यों बना रहे हो? ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये निश्चित होता है हर धातु आयन का कि कितने OH- आयन को ये बॉन्डेड करेगा। तो ये 4 को ही करेगा, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक। इस पर -2 आएगा तो बाहर 2 Na+ आ जाएंगे, Na2। इसको भी चाहो तो 2 जल के अणु कम करके लिख दो, BeO2। इसको कहते हैं सोडियम बेरिएलेट, बेरिएलेट, बेरिलेट, बेरिलेट। लियम में से यम हटा के एट लगा दो, सोडियम बेरिलेट, ये भी घुलनशील है। तो ये उभयधर्मी धातुओं के साथ भी क्षार की क्रिया हो जाएगी, ठीक है, और घुलनशील संकुल यौगिक बनेंगे क्षार की अधिकता में। तो ये इनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एस खंड के जो कंपाउंड है वो खत्म हो गए। इसमें एक पोर्शन याद करने वाला रह गया है,
वो NCERT की बुक में से आप कर सकते हो। उसमें प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे हैं, कुछ स्पेशल नाम हैं और कुछ उनके उपयोग दे रखे हैं। तो वो नाम और उपयोग क्या हैं वो तो याद ही करने हैं, उसमें कुछ कंसेप्ट लगना नहीं है। तो आप NCERT से उस चीज़ को याद कर सकते हो, रट सकते हो, उसके लिए कंसेप्ट नहीं है। और यहाँ पर आपका इस तरह से एस खंड ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो गया। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।